नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित एक पंक्ति के 50 प्रश्न। मित्रों, इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ आपको जनसंचार और पत्रकारिता के ही अगले 50 प्रश्न एमसीक्यू के आधार पर। मतलब आप अगले वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पाएंगे जो बिल्कुल इससे अलग होंगे। चलिए तो हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों में के लेखन में सहज प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल, एक सहज प्रवाह के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सी चीज़ होती है मुद्रित माध्यमों में? तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा तारतम्यता। क्या जरूरी है? तारतम्यता जरूरी है। तारतम्यता नहीं होगी तो मुद्रित माध्यम इतने प्रभावशाली नहीं होंगे, उनका प्रभावमान सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ककार के लिए उचित क्रम क्या होगा? ये प्रश्न जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है और थोड़ा सा ये कठिन भी है कि उचित क्रम क्या होगा। सबसे पहले कौन सा ककार आएगा, फिर कौन सा ककार आएगा, फिर कौन सा ककार आएगा। तो यहाँ देखिए, उचित ककार का क्रम क्या होगा? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये आपके ककार होंगे जो कहाँ से शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे और कैसे तक जाएंगे। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ध्यान रख लीजिएगा, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये क्रम बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। ये प्रश्न बिल्कुल आने वाले प्रश्नों में से है, ये किसी न किसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ककार का क्रम सही क्या होगा? क्या, कौन, कहाँ, कब और कैसे। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है? जो विशेष लेखन होता है, जिसको हम बीट लेखन भी बोलते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है मित्रों, गिद्ध सी दृष्टि और पक्का इरादा। सबसे जरूरी क्या होता है? गिद्ध के जैसे दृष्टि होनी चाहिए आपके पास, मतलब आपकी नज़र बहुत पैनी होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। और आपका इरादा कैसा होना चाहिए? आपका इरादा एकदम पक्का होना चाहिए। अगला है, समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ सही उत्तर होगा, समाचार लेखन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मतलब जो आपके 6 ककार होते हैं, उन्हीं ककार के आधार पर समाचार लेखन भी होते हैं। तो समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 5, आधुनिक माध्यमों में, ध्यान रखिएगा, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जो आज आधुनिक संचार के माध्यम है, इनमें सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? इनमें सबसे पुराना माध्यम है अखबार, मतलब समाचार पत्र। क्या है? समाचार पत्र या अखबार। आपको ये ध्यान रखना है, अखबार या समाचार पत्र, ये सबसे पुराना माध्यम है। अगला है, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? तो यहाँ सही उत्तर होगा टेलीविज़न। टेलीविज़न में नेट साउंड की आवश्यकता होती है। यहाँ किससे संबंधित होगा? ये टेलीविज़न से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है, फ्रीलांसर कहलाते हैं। फ्रीलांसर हम किसे कहते हैं? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पत्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रकार कौन सा है? एक प्रकार है फ्रीलांसर। अब ये फ्रीलांसर को हम हिंदी में क्या कहते हैं या कि कौन कहलाते हैं? तो ये जो जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, इनको हम फ्रीलांसर कहते हैं। स्वतंत्र पत्रकार मतलब ऐसा पत्रकार जो किसी एक समाचार पत्र के लिए काम नहीं करता है, मानदेय पर काम करता है और अपने लेखन के लिए स्वतंत्र रहता है। वह अपनी जो खबर होती है वह किसी भी समाचार पत्र को एक निश्चित मानदेय में दे सकता है। ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं, फ्रीलांसर, अंशकालीन और पूर्णकालीन। ठीक है, तो ये फ्रीलांसर जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं? जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं उनको हम फ्रीलांसर कहते हैं। अगला है, उल्टा प्रामाण्य शैली किससे संबंधित है? उल्टा प्रामाण्य शैली किससे संबंधित है? सही उत्तर आएगा समाचार लेखन से। मित्रों ध्यान रखिएगा, समाचार लेखन से। समाचार लेखन की सबसे प्रभावी जो शैली होती है वह उल्टा पिरामिड शैली ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे प्रभावी जो शैली होती है वो कौन सी होती है? उल्टा पिरामिड ही शैली को हम सबसे प्रभावी शैली मानते हैं और ये समाचार लेखन से संबंधित होती है।
अगला है मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? सही उत्तर आएगा चीन से। कहाँ से हुई? चीन से। आपके पास 4 विकल्प आ सकते हैं, रूस, भारत, अमेरिका या चीन, या रूस, भारत, जापान या चीन। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? चीन। इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें भ्रमित करने वाला भी होता है। इसका सही उत्तर होगा चीन। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? चीन से हुई थी। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी मित्रों? चीन से हुई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रेडियो कितने रेखीय माध्यम होते हैं? रेडियो में कितने रेखीय माध्यम है? रेडियो कितने रेखीय माध्यम है, मतलब जो संचार का माध्यम है उसमें रेडियो कितने रेखीय का माध्यम है? तो यहाँ सही उत्तर होगा मित्रों एक रेखीय, क्योंकि यहाँ जो श्रोता होता है उसको प्रतिक्रिया देने का अवसर नहीं होता है। यहाँ केवल आप सुन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। केवल आप क्या कर सकते हैं? इसको सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए कैसा होगा? ये एक रेखीय होगा। अगला है Rediff.com क्या है? Rediff.com क्या है मित्रों? ये ध्यान रखिएगा, Rediff.com क्या है, ये जोड़ी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। Rediff.com क्या है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा इंटरनेट पत्रकारिता। सही उत्तर क्या आएगा? इंटरनेट पत्रकारिता का एक नाम है Rediff.com। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे के प्रश्नों को। टेलीविज़न पर खबरें कितने हिस्सों में बटी हुई होती हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेलीविज़न पर खबरें कितने हिस्सों में बटी हुई होती हैं? यहाँ सही उत्तर आएगा 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बटी होती हैं? 2 हिस्सों में। अगला है खेल और सिनेमा किस प्रकार के लेखन हैं? खेल और सिनेमा किस प्रकार के लेखन है? ध्यान रखिएगा, ये है विशेष रिपोर्ट के, किसके? विशेष रिपोर्ट के लिए प्रकार हैं ये। ध्यान रखिएगा, आगे विशेष रिपोर्ट के प्रकार हैं ये। अगला है रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडियो संचार का कैसा माध्यम है मित्रों? यहाँ सही उत्तर आएगा श्रव्य माध्यम। कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। ये आपसे बहुविकल्पीय के रूप में ही पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये कैसा माध्यम है? ये श्रव्य माध्यम है। यहाँ दृश्य नहीं होता है, तो आपके पास विकल्प आ सकते हैं श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य या दृश्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा श्रव्य माध्यम, क्योंकि इसको आप केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अगला है बीबीसी क्या है? बीबीसी क्या है? ध्यान रखिएगा, बीबीसी क्या है? ये हिंदी की एक साइट है, ये हिंदी की एक साइट है। ध्यान रखिएगा, बीबीसी क्या है? हिंदी की एक साइट है। अगला है पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, अर्थात पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? नई सूचनाएं प्रदान करना। मुख्य काम क्या है पत्रकारिता का? नई सूचनाएं प्रदान करना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? सही उत्तर आएगा नई सूचनाएं प्रदान करना। अगला है शीर्षक, मुखड़ा और निकाय, ये क्या कहलाते हैं? शीर्षक, मुखड़ा और निकाय, ये क्या कहलाते हैं? यहाँ सही उत्तर आएगा समाचार लेखन के अंग। क्या है मित्रों? ये है समाचार लेखन के अंग। ध्यान रखिएगा, ये 3 अंग होते हैं, 3 ही ये अंग हैं मुख्य रूप से, शीर्षक, मुखड़ा और निकाय। अगला है लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? जहाँ लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्त करता है अपने विचारों को, उसको लेखन की माध्यम में हम क्या बोलते हैं, या लेखन के क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं? तो सही आएगा स्तंभ लेखन। ध्यान रखिएगा, स्तंभ लेखन एक ऐसी चीज है जहाँ लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अगला है संसदीय और खेल पत्रकारिता क्या कहलाती है? संसदीय और खेल पत्रकारिता क्या कहलाती है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा विशेषीकृत पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता। अगला है संचार में शोर से क्या तात्पर्य? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संचार में शोर से क्या तात्पर्य है? संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जो बाधा आती है उसको हम शोर कहते हैं। इस प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है, संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा को क्या कहा जाता है? रुकावट, शोर, ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों शोर।
और इसी प्रकार संचार में शोर क्या है? संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जो बाधा होती है उस बाधा को ही हम क्या कहते हैं? उसको ही शोर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से प्रसारण क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से प्रसारण क्या कहलाता है? सही उत्तर आएगा लाइव। सही उत्तर क्या आएगा मित्रों? सही उत्तर आएगा लाइव। अगला है, समाचार प्रकाशित करने की अंतिम समय सीमा क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों। समाचार प्रकाशित करने की अंतिम समय सीमा क्या कहलाती है? सही उत्तर आएगा डेडलाइन। जो 24 घंटे का समय दिया जाता है, 24 घंटे में ही समाचार या वो जो खबर होती है उसको प्रकाशित किया जाता है, तो उसको हम डेडलाइन बोलते हैं। अगला है, समाचारों को छपने योग्य बनाने का कार्य किसका होता है? समाचार को छपने योग्य कौन बनाता है? इसका छपने योग्य बनाने का कार्य किसका होता है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा संपादक का। किसका काम होता है ये संपादक का काम होता है। वही किसी खबर को त्रुटि विहीन करके उसको छपने योग्य बनाता है। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर आएगा 1892 में, 1892 में। कब हुई शुरुआत? 1892 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1892 में। अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का पहला छापाखाना कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला छापाखाना कहाँ शुरू हुआ? सही उत्तर आएगा गोवा में। कहाँ हुआ था पहला छापाखाना? कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ लगा था? गोवा में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। गोवा में। अगला है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सके तो इनको नोट भी कर लीजिएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1995 में। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1892 में। भारत का पहला छापाखाना कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1995 में। अगला, कहानी का केंद्र बिंदु होता है। कहानी का केंद्र बिंदु होता है अर्थात कहानी में सबसे जरूरी क्या होता है? सही उत्तर आएगा कथानक। सही उत्तर क्या आएगा मित्रों? कथानक। केंद्र बिंदु, कहानी का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? कहानी का केंद्र बिंदु कथानक कहलाता है। हम आगे बढ़ते हैं। रंगमंच किस साहित्य विधा के लिए आवश्यक होता है? ध्यान रखिएगा, कहानी के लिए, कविता के लिए, नाटक के लिए या सभी के लिए? सही उत्तर आएगा नाटक के लिए। रंगमंच किस साहित्य विधा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है? नाटक के लिए। नाटक में रंगमंच का होना जरूरी है। अगला है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर मैंने आपको ऊपर दिया हुआ था कि यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं मित्रों? फ्रीलांसर मतलब स्वतंत्र पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार और पूर्णकालीन पत्रकार। बिल्कुल सही। आप लोगों ने यदि याद कर लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने छात्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे आपको आने वाले और वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। प्रश्न क्रमांक 3, समाचार लेखन में ककारों की संख्या कितनी होती है? हमने पहले पढ़ा था ककारों का क्रम, वहां आप लोग वैसे भी देख चुके थे। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 होती है। ककारों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ककारों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, ककारों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिका क्या कहलाते हैं? ध्यान रखिए, समाचार पत्र जो होते हैं वो दैनिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं। ठीक है, तो सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिका को हम क्या कहते हैं? इनको साप्ताहिक कहते हैं। एक दिन समाचार, एक दिन प्रकाश, सप्ताह में केवल एक ही दिन प्रकाशित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम साप्ताहिक बोलेंगे। प्रश्न क्रमांक 32, ऑल इंडिया रेडियो वर्तमान में किस संस्था के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ऑल इंडिया रेडियो वर्तमान में किस संस्था के अंतर्गत आता है? सही उत्तर आएगा किसके अंतर्गत आता है? प्रसार भारती के। किसके अंतर्गत आता है? प्रसार भारती के अंतर्गत ये आता है। अगला है भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? ध्यान रखिएगा, पहला समाचार पत्र, ना कि हिंदी का। भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? सही उत्तर आएगा कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगला है कागज व मुद्रण के आविष्कार के मेल से हुई क्रांति को क्या कहते हैं? कागज व मुद्रण के आविष्कार के मेल से हुई क्रांति को क्या कहते हैं? कागज व मुद्रण के आविष्कार के मेल से हुई क्रांति, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेल से हुई क्रांति, इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत व सूचना क्रांति। श्वेत व सूचना क्रांति, ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, श्वेत व सूचना क्रांति। अगला है कार्टून द्वारा सरकार तथा तात्कालिक व्यवस्था पर व्यंग्य करना क्या कहलाता है? कार्टून द्वारा सरकार तथा तात्कालीन व्यवस्था पर व्यंग्य करना क्या कहलाता है? सही उत्तर आएगा कार्टून कोना। क्या कहलाता है? कार्टून कोना। अगला है भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला समाचार पत्र, ना कि हिंदी का। पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है 1826 में। ध्यान रखिएगा 1826 में, ये डेट आप ध्यान रखिएगा, इन डेटों से संबंधित प्रश्न आएंगे ही। रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, ये कब प्रकाशित हुए, कब शुरू हुए, इस प्रकार से आपको इनकी डेट याद रखनी है। अगला है कब प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र? 1826 में। अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये ही वो समाचार पत्र है जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ 1826 में। सही उत्तर है उदंत मार्तंड। सही क्या है? उदंत मार्तंड। ये वो समाचार पत्र था जो सबसे पहले भारत में 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। किसके संपादन में प्रकाशित हुआ? उदंत सबसे पहले के संपादक कौन थे या किसके संपादन में ये प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर आएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। किसके संपादन में ये संपादित हुआ मित्रों? यह पहले समाचार पत्र निकला किसके संपादन में था? वह पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में 1826 में कलकत्ता से उदंत मांडत ये पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। अगला है आधुनिक मुद्रण तकनीक के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? ध्यान रख लीजिएगा, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, आने वाला ही प्रश्न है। आधुनिक मुद्रण तकनीक के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर आएगा जोनेस गुटेनबर्ग। ध्यान रखिएगा, जोनेस गुटेनबर्ग को ये श्रेय जाता है जिन्होंने आधुनिक मुद्रण तकनीक का आविष्कार किया। अगला है पीत पत्रकारिता का दूसरा नाम क्या है? पीत पत्रकारिता जो होती है इसका दूसरा नाम क्या है, जो पहले समाचार पत्र के तीसरे पेज पर ही प्रकाशित होती थी? इसका सही उत्तर आएगा पेज 3। पेज 3, और पेज 3 इसीलिए कहते थे क्योंकि ये समाचार पत्र के तीसरे पेज पर ही प्रकाशित होती थी। अब व्हाइट को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्हाइट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर आएगा मित्रों कथन। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? सही उत्तर आएगा तहलका.com ने। किसने शुरू की थी? तहलका.com ने। अगला है छपाई वाले जो संचार माध्यम है वह क्या कहलाते हैं? जो छपाई वाले जनसंचार के माध्यम है वह क्या कहलाते हैं? सही उत्तर आएगा प्रिंट माध्यम या मीडिया। क्या आएगा? प्रिंट माध्यम या मीडिया। प्रिंट मीडिया या प्रिंट माध्यम को छपाई वाले जनसंचार कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन तथा इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? ध्यान रखिए, रेडियो, दूरदर्शन तथा इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? सही उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मित्रों सही उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये ध्यान रख लीजिएगा, और रेडियो की स्थापना और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दोनों अलग है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में।
अब और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, आकाशवाणी कितनी भाषाओं और बोलियों में जनसंचार कर रहा है? आकाशवाणी कितनी भाषाओं और बोलियों में जनसंचार कर रहा है? तो सही उत्तर है दोस्तों 24 भाषाएं और 146 बोलियों में। कितने में? 24 भाषाएं और 146 बोलियों में इस समय आकाशवाणी जनसंचार कर रहा है, या आकाशवाणी से कार्यक्रम जारी होते हैं या आते हैं। अगला है एफएम रेडियो का आरंभ कब हुआ? फिर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एफएम रेडियो का नहीं, एफएम रेडियो का आरंभ कब हुआ? सही उत्तर आएगा 1993 में। कब हुआ? 1993 में। ये प्रश्न मित्रों यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कब हुआ? 1993 में। फिर अगला है भारत में टेलीविजन का आरंभ कब हुआ? ध्यान रखिएगा, टेलीविजन का आरंभ कब हुआ? एफएम रेडियो का कब हुआ? 1993 में। टेलीविजन का आरंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को। कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन का आरंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 49, भारत की पहली बोलती फिल्म कब बनी और कौन सी थी? ये एक साथ दो प्रश्न मैंने दे दिए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और यह कब बनी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा, जो कब बनी? 1931 में बनी दोस्तों। पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो 1931 में बनी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फिल्म कब बनी और कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म कब बनी और कौन सी थी? इसका सही उत्तर है भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में बनी। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में बनी। दोस्तों अब आप अगले वीडियो में क्या पढ़ना चाहते हैं? आरओ पढ़ना चाहते हैं या जनसंचार पढ़ना चाहते हैं? 11th की पढ़ना चाहते हैं या 12th का पढ़ना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।